नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो टॉपिक है वो NCERT की पाठ्यपुस्तक का जो 5वां चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य, इससे लिया गया है। ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इजी टॉपिक है और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझ में आराम से आ जाएगा। और आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उनमें इस टॉपिक का काफ़ी ज़्यादा महत्व भी है। छोटा वीडियो बनेगा, आराम से समझ में आ सकता है। कंटिन्यू आप अंत तक देखिए इसे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इससे प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती क्या है, किसे कहा जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों कि चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। तो हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को किस तरीके से परिभाषित करें कि वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करने वाली जो रेखाएं होती है उनको हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन इसकी प्रॉपर्टी के आधार पर हमने दी है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की भी हम यहां पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या है कि वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। अब देखिए दोस्तों, इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की मैं एक अन्य तरीके से भी आपको डेफिनेशन बताता हूं, हालांकि वो एकदम सही नहीं है। मैं यहाँ पर एक एकांक उत्तरी ध्रुव लेकर चलूंगा और उसे हम चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे। तो वह जिस पथ के अनुदिश बल का अनुभव करता है, जिस पथ के अनुदिश वो गमन करता है, उस पथ को ही हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहेंगे। और हम जानते हैं कि अकेला उत्तरी ध्रुव संभव नहीं है, क्योंकि जो चुंबक के ध्रुव होते हैं वो युग्म में पाए जाते हैं, जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। हम किसी भी ध्रुव को अलग नहीं कर सकते, दोनों ध्रुवों को अलग अलग करना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हम एक उत्तरी ध्रुव लेकर इसको परिभाषित करें, जो कि एकदम सही नहीं है। फिर भी देखो, यदि हम इसकी डेफिनेशन ही देना चाहें तो किस तरीके से दे सकते हैं। आपके पास में कोई चुंबक है जो कि उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो उस चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है उसमें हम उत्तरी ध्रुव रख देते हैं। क्या रख देते हैं? उत्तरी ध्रुव को रख दिया जाता है। अब वो उत्तरी ध्रुव क्या करता है? उस चुंबकीय क्षेत्र में एक बल का अनुभव करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो उस आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के कारण से वो एक पथ के अनुदिश गति करेगा, और जिस पथ के अनुदिश वो गति करता है वही पथ चुंबकीय क्षेत्र रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को बताएगा। देखो कैसे, जैसे ये हमारे पास में कोई मैग्नेट है, ये हमारे पास में क्या है? कोई मैग्नेट है, इसका उत्तरी ध्रुव मैंने ऊपर की ओर ले लिया है। अब यहां पर मैं रख रहा हूं कोई ये उत्तरी ध्रुव रख दिया, हालांकि एकांक उत्तरी ध्रुव पॉसिबल नहीं है, अकेले ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। ये आप ध्यान में रखेंगे, एकल ध्रुव का, एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व ही संभव नहीं है। बट हमें इसको परिभाषित करने के लिए यहां पर कंसीडर कर लिया है, मान लिया है। तो यदि यहां पर हम मान लेते हैं कि भाई ये उत्तरी ध्रुव है,
तो इस उत्तरी ध्रुव से इसके ऊपर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये इधर गति करेगा। और यदि उत्तरी ध्रुव को हम यहां पर रख दें तो ये इधर इससे आकर्षित होगा, इस तरीके से आकर्षित होगा। तो ये जिस पथ के अकॉर्डिंग चलता है, ये जो पथ होता है इसका, यही चुंबकीय क्षेत्र रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। और यदि यहां से हम इसकी बात करें तो ये जो पथ है इसका इस तरीके से होगा। तो ये जो पथ बना है इस उत्तरी ध्रुव का, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को बता रहा है। तो हम इसको दूसरे तरीके से कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे एकांक उत्तरी ध्रुव पर जो बल लगता है उसकी दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा को बताती है। या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे उत्तरी ध्रुव जिस पथ का अनुसरण करता है उस पथ को ही हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहेंगे। हालांकि ये डेफिनेशन बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि एकल ध्रुव का अस्तित्व ही नहीं होता, बट हम फिर भी इसको कई बुक्स में इसको इस तरीके से भी परिभाषित करते हैं। जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसमें इसको इस तरीके से परिभाषित नहीं किया गया है, बट मैंने दूसरी बुक्स की हेल्प से आप लोगों को बताया है, समझाया है। तो देखो क्या है, देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में रखे एकांक उत्तरी ध्रुव द्वारा जिस पथ का अनुसरण किया जाता है, जिस पथ का अनुसरण किया जाता है या जिस पथ के अकॉर्डिंग उत्तरी ध्रुव चलता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाता है। तो जो उत्तरी ध्रुव जिस पथ के अनुदिश से चलता है उस पथ को ही हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहेंगे विद्यार्थियों। अब यहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो क्लोज लूप में होती है, बंद वक्र के रूप में होती है। ये जहां से स्टार्ट हो रही है घूम फिरकर वहीं आकर खत्म होगी, एक क्लोज लूप में ही होती है। क्लियर हो गया। अब देखो कैसे होगी ये क्लोज लूप में, देख लीजिए, जैसे मैंने यहां पर एक चुंबक के अंदर दिखाया, ये हमारे पास में एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट में ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव होती है। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव हमने इस मैग्नेट के अंदर कंसीडर कर लिया। यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो यहां से निकलती है, इस तरीके से इसमें आकर प्रवेश कर जाती है। तो ये तो देखो क्लोज लूप अभी नहीं हुआ है, बट ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है इस मैग्नेट के अंदर भी मौजूद होती है, मैग्नेट के अंदर भी उपस्थित होती है विद्यार्थियों। इसी तरीके से यदि आप इधर देखेंगे तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक लाइंस आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर भी होती है और बाहर भी अवश्य मौजूद होती है। ऐसे इस तरीके से रहेगी, इस तरीके से हम इनको दिखा सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो पहला गुण है वो है कि ये एक क्लोज लूप का निर्माण करती है, बंद वक्र का निर्माण करती है। हम इन प्रॉपर्टीज की तुलना विद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्रॉपर्टीज से भी करेंगे। दोनों में जो डिफरेंस है वो भी आप लोगों को यहां पर समझाते हुए चलेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण और गुणों में सबसे पहले देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र के रूप में होती है, जबकि मैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों की यदि हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती है। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था विद्यार्थियों। तो देखिए यहां पर गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, और पहला जो गुण है वो क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती है, बंद वक्र के
रूप में होती है, बंद वक्र के रूप में होती है, क्लोज लूप में होगी। ये बात आ गई समझ में। जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में होते, मैं आपको याद दिलाता हूं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो धनावेश से चलती हैं, ऋणावेश पर जाकर खत्म हो जाती। इस तरीके से प्लस क्यू चार्ज से चलेगी, माइनस क्यू चार्ज के ऊपर जाकर खत्म हो जाएगी, या धनावेश से चलेगी और अनंत पर जाकर खत्म हो जाएगी, या अनंत से चलने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो ऋणावेश पर आकर भी खत्म हो सकती है। ये हमने पहले चैप्टर में देख लिया था, फर्स्ट चैप्टर में देख लिया था विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टीज में। बट चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्लोज लूप में होती है, मैंने आप लोगों को समझा भी दिया है, और इसमें अंत में हम डायग्राम बनाकर और भी बता देंगे। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं इसके किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये जो हमने डेफिनेशन दी है वही यहां पर मैं प्रॉपर्टी पुट कर रहा हूं। जैसे ये हमारे पास में मैग्नेट है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, इधर से मैग्नेटिक लाइंस इस तरीके से जा रही है, इसके इस बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है, इस बिंदु पर हमने ये स्पर्श रेखा खींची और यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को शो करती है। तो यहां पर ये समझ में आ जाना चाहिए। यहां पर भी देख लीजिए कि यहां पर यदि आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस तरीके से, यहां पर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस तरीके से खींच सकते हैं, दिखा सकते हैं, यहां पर इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को बताती है, दिशा को प्रदर्शित करती है। क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये विद्यार्थियों ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अगली प्रॉपर्टी देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि जहां पर भी काटेगी तो वहां पर उस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं गुजर सकती है, अर्थात उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी। देखो सुन लीजिए, जैसे ये हमारे पास में दो मैग्नेटिक लाइंस इस तरीके से काट रही है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो इस बिंदु के ऊपर ये दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कितनी हो गई, एक तो ये डायरेक्शन हो गई, एक ये डायरेक्शन हो गई। तो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो देखिए मैं यहां पर पुट कर देता हूं इस प्रॉपर्टी को कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है या एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती? क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी। कितनी डायरेक्शन होगी? दो दिशाएं होगी,
जो कि संभव नहीं है, जो कि असंभव है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दो मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती है। अब दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती। सेम प्रॉपर्टी वहां पर भी होती है, सेम प्रॉपर्टी ये भी होती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। और अगली जो प्रॉपर्टी है वो है इनकी दिशा कौन से ध्रुव की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर, या धनावेश से अनंत, या अनंत से ऋणावेश पर खत्म होती है। यहां पर क्या होता है, चुंबक के बाहर एन से एस की ओर, चुंबक के बाहर तो इसकी डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होगी, एन से एस की ओर होगी, और चुंबक के अंदर एस से एन की ओर होती है। देखो ये समझ लेना, क्योंकि क्लोज लूप में होती है। चुंबक के बाहर मैग्नेटिक लाइंस की जो डायरेक्शन है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर इनकी दिशाएं होती है। तो अगली प्रॉपर्टी देखिए विद्यार्थियों, देखिए अगली प्रॉपर्टी देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के डायरेक्शन चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर किधर से किधर की ओर होगी, एन से एस की ओर, एन से एस की ओर, तथा चुंबक के अंदर एस से एन की ओर होती है, एस से एन की ओर होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमने यहां पर बताई है। अब देखिए विद्यार्थियों, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की डेंसिटी अधिक होती है, घनत्व अधिक होता है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी अधिक होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व अधिक, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी अधिक होगा। देखिए जैसे मैं एक डायग्राम के जरिए आप लोगों को बता दूं कि ये हमारे पास में कोई मैग्नेट है। अब यहां पर यह है इसका उत्तरी ध्रुव है, ये कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव किधर रखा है, उत्तर दिशा में रखा हुआ है। अब यहां से जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो इस तरीके से बाहर निकलेगी, इसमें से बाहर निकलती है, इस तरीके से बाहर निकलती है, इसमें प्रवेश कर जाती है, अंदर भी एक क्लोज लूप का निर्माण कर लेती है। ये इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस इसमें होती है, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी। देखिए डायग्राम को एक बार अच्छे से समझ लेंगे। हमारे पास में जो मैग्नेट है वो ये रही, ये हमारे पास में चुंबक है,
इसका ये यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है। और हम ये जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो क्लोज लूप में होती है। तो यहाँ पर हमने दिखाया कि ये यहाँ से चली, यहाँ पर ये क्लोज लूप का निर्माण कर लेती है, ये सारी की सारी क्लोज लूप का निर्माण कर रही है। ये यहाँ से भी आगे जाकर घूमती हुई किसी चालक में या पृथ्वी वाले चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर क्लोज लूप का निर्माण कर लेती है। अब इनकी डायरेक्शन चुंबक के बाहर तो एन से एस की ओर होती है। ये मैंने यहां पर इनकी डायरेक्शन दिखा दी है, एन से एस की ओर। और अंदर देखिए ये एस ध्रुव है, ये एन की ओर जा रही है। अंदर इनकी डायरेक्शन इस तरीके से होती है, एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होती है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए जहां पर इनकी डेंसिटी अधिक होती है उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी अधिक होगा। तो यहां पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी अधिक। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी अधिक होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की डेंसिटी चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती है। किसको बताती है? चुंबकीय क्षेत्र के मान को, परिमाण को व्यक्त करते हैं। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व कम, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम होगा। तो ये क्लियर हो गया। तो मैं इस बिंदु को पुट कर देता हूं कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक होती है उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक होता है। चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक होता है। चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक होता है। क्लियर? अब देखिए मैं यहां पर एक नया पद परिभाषित कर रहा हूं, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु चुंबकीय क्षेत्र में वह बिंदु होता है जहां पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अब देखिए कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे शून्य हो जाती है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? उदासीन बिंदु जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, एन से प्रदर्शित करेंगे। तो क्या होता है? ऐसा बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो, ऐसा बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो उदासीन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाएगा? उदासीन बिंदु कहलाता है। अब देखिए ये जो हमारे पास में डायग्राम है, इसमें कहां पर उदासीन बिंदु होंगे मैं आपको बता दूं विद्यार्थी। जो पृथ्वी है उसमें भी चुंबक है, मतलब जिस तरीके से चुंबक होती है उस तरीके से नहीं है, बट पृथ्वी का भी स्वयं का भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। और उस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से, जो हमारा पृथ्वी के भी तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, तो उस चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भौगोलिक, उनको हम क्या बोल रहे हैं? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मैं भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पुकारूंगा, नाम लेंगे उनका। ठीक है। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। अब ध्यान दीजिए, ये मैंने जो मैग्नेट रखा है वो इस तरीके से रख दिया है कि ये मैंने दिशाओं का निर्धारण कर दिया, उत्तरी दिशा इधर है, दक्षिणी दिशा इधर है। और पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो दक्षिणी ध्रुव से किधर जा रही है? उत्तरी ध्रुव की ओर जा रही है। ये जो मैंने यहां पर दिखाई है, ये जो लाइंस हमने आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट की है, ये पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो पृथ्वी वाली तो इधर जा रही है, पृथ्वी वाली तो इधर जा रही है, इसकी इधर आ रही है। और एक बिंदु इन पर ऐसा होगा कि इस बिंदु के ऊपर, उस बिंदु के ऊपर दोनों का चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसका इधर है नीचे की ओर, इसका ऊपर की ओर है, और दोनों का परिमाण समान, दिशाएं एक दूसरे के विपरीत। तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा?
शून्य हो जाएगा और इसे हम उदासीन बिंदु कहते हैं। इसे मैं n1 से प्रदर्शित कर दूं, किससे प्रदर्शित कर दे। और ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर इसका चुंबकीय क्षेत्र, जैसे इधर से चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे आएगी और पृथ्वी वाली ऐसे जाएगी, दोनों का मान समान, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत, तो उस बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाएगा। कुल मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहेंगे। क्या कहा जाएगा? उदासीन बिंदु कहा जाएगा। तो देखिए ये मैंने क्या किया है, उदासीन बिंदु प्राप्त करने के लिए चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को उत्तर दिशा में ही रखा है। उत्तर दिशा में रखने पर, किधर उत्तरी ध्रुव को हमने किधर रख दिया? उत्तर दिशा में ही रखा है। तो उदासीन बिंदु हमें चुंबक की निरक्ष पर प्राप्त होते हैं। ये चुंबक की निरक्ष है और ये होती है चुंबक की अक्ष। दोनों ध्रुवों से होकर गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है ये तो है चुंबक की अक्ष, और चुंबक की अक्ष के ठीक लंबवत तथा बीचों बीच से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे हम चुंबकीय निरक्ष कहेंगे। क्या कहा जाएगा? तो जब किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक उत्तर दिशा में रख दें तो उसमें जो उदासीन बिंदु हैं वो उनकी निरक्ष पर प्राप्त होंगे। n1 तथा n2 दो उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे, निरक्ष पर प्राप्त होंगे। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो तो विद्यार्थियों, यदि हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक दक्षिण दिशा में, मतलब इस चुंबक के सिरों को चेंज कर दें तो क्या उदासीन बिंदु अब भी निरक्ष पर ही प्राप्त होंगे? अब हम यहां पर देख लेते हैं। अब की बार हम आपको बताएंगे कि जब भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर चुंबक का उत्तरी ध्रुव रखा होता है तब उदासीन बिंदु कहां प्राप्त होते हैं। अब विद्यार्थियों, हम यदि किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव उसके भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है तो उदासीन बिंदु कहां प्राप्त होंगे, चुंबक की क्षेत्र रेखाएं किस तरीके की प्राप्त होती है वो देख लीजिए। ये मैंने यहां पर आप लोगों को दिखाया है एक चुंबक, थोड़ा सा इस तरीके से दिखा देते हैं तो थोड़ा सा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चुंबक की क्षेत्र रेखाएं मैं यहां पर निर्मित कर रहा हूं विद्यार्थियों। ये है दक्षिणी ध्रुव है, यह है उत्तरी ध्रुव है, और ये हमने दिखा दिया है उत्तरी ध्रुव इधर है, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव इधर है। हमने क्या किया है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर रखा है। क्लियर? कि जो हमारी पृथ्वी के अंदर जो ध्रुव होते हैं उनको हम भौगोलिक ध्रुव कह रहे हैं, और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर चुंबक का उत्तरी ध्रुव रखा है। जो छड़ चुंबक हमने आपको बताई है उसी छड़ चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर रख दिया है। तो देखिए जो मैग्नेटिक लाइंस है वो यहां से निकलती है और यहां पर प्रवेश करेगी, इस तरीके से प्रवेश करती है, ऐसे इसी तरीके से मैग्नेटिक लाइंस होगी। ठीक है? अब देखिए जो मैग्नेटिक लाइंस है वो फिर इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं उनको। देखिए विद्यार्थियों, ये हमने एक छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, जो उत्तरी ध्रुव है उसका भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर रखा है, इस तरीके से रखा है। तो मैग्नेटिक लाइन सारी की सारी उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है, उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है, और दक्षिणी ध्रुव के अंदर ये सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस प्रवेश कर रही है।
सारी की सारी जो मैग्नेटिक लाइंस है वो किस में प्रवेश कर रही है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रही है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो ये मैग्नेटिक लाइंस हैं उनको हमने चुंबक के लिए मैंने दिखा दिया है। अब पृथ्वी की जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, ये पृथ्वी वाली है। ये किसकी है, ये जो मैग्नेटिक लाइंस मैंने ये दिखाई है वो किसकी है, पृथ्वी की। ये मैंने किसकी दिखाई है, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखा मैंने दिखाई है। आप यहां पर ध्यान देंगे कि पृथ्वी वाली भी इधर और इस चुंबक वाली भी मैग्नेटिक लाइंस इधर, तो यहां पर निरक्ष पर तो ये एक दूसरे को निरस्त नहीं करने वाली है, कैंसिल आउट नहीं करने वाली है। उदासीन बिंदु निरक्ष पर प्राप्त नहीं होगा। तो फिर कहां होगा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं देखो, यहां से ये इधर आ रही है सीधी की सीधी और पृथ्वी वाली इधर जा रही है, तो यहां से इधर आ रही है, पृथ्वी वाली इधर जा रही है, तो इसके इस बिंदु पर मतलब इसकी चुंबक की अक्ष पर एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि इस चुंबक की तो इधर आ रही है, पृथ्वी वाली इधर आ रही है, दोनों का परिमाण समान, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत, और बिंदु N1 उदासीन बिंदु प्राप्त हो जाएगा जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी, 0 प्राप्त होगी। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी वाली तो जा रही है यहां पर इधर और इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आ रही है इधर, तो यहां पर एक ऐसा बिंदु होगा जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाती है। तो विद्यार्थियों, जब हम किसी छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर रखते हैं तो भी 2 उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं जो कि उसकी अक्ष पर प्राप्त होते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था उदासीन बिंदु। अब यदि हम चुंबक को ऊर्ध्वाधर रख दें तो क्या होगा। अब देखिए, ऊर्ध्वाधर इस तरीके से रखा जाता है, तो देखिए यदि नीचे वाला जो ध्रुव है वो उत्तरी ध्रुव है तो ठीक, देखो फिर से सुन लीजिए, जब किसी छड़ चुंबक को हम ऊर्ध्वाधर रखते हैं, इस तरीके से रखते हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। कितने उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे, 1। और वो किधर होता है, वो किधर होगा, वो जो चुंबक आप ऊर्ध्वाधर रख रहे हैं उसके नीचे वाले ध्रुव के ठीक पास में होगा। अब वो किधर होता है, जब नीचे वाला ध्रुव है उत्तरी ध्रुव है तो ठीक उसकी दक्षिण दिशा में एक उदासीन बिंदु होगा, और यदि नीचे वाला जो ध्रुव है वो यदि दक्षिणी ध्रुव है तो उसके ठीक उत्तर दिशा में एक उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। तो जब किसी चुंबक को ऊर्ध्वाधर रख दिया जाता है तो सिर्फ एक ही उदासीन बिंदु प्राप्त होता है, और नीचे वाला ध्रुव यदि उत्तरी ध्रुव है तो उसके ठीक दक्षिण में उदासीन बिंदु प्राप्त होगा, और यदि नीचे वाला ध्रुव दक्षिण ध्रुव है तो उसके ठीक उत्तरी दिशा में एक उदासीन बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये था उदासीन बिंदु, और आपने यहाँ पर देखी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर आपने देख ली है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।